गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। घर में सभी लोग अच्छे होंगे। आप अपने मम्मी पापा की बातें मान रहे होंगे या फिर बड़ों की बातें मान रहे होंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ज़रूर कर रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करके कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो। बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो जो शायद घर में बैठ के करना पॉसिबल भी है। तो कुछ ना कुछ हमेशा आप सीखते रहें, यही मैं आशा करता हूँ आपसे। ठीक है, क्योंकि घर में बैठ के आप वैसे ही बोर हो जाओगे। घर पे बैठ के बहुत ज़्यादा खेल भी नहीं सकते, तो इट्स बेटर ना कि आप उस टाइम को जो आप बोर सा फील कर रहे हो उस टाइम को किसी अच्छी चीज़ में यूटिलाइज़ करो। तो अच्छी चीज़ में यूटिलाइज़ कैसे कर पाओगे आप? जब कुछ नया आप सीखना चाहोगे, कुछ नया टास्क आप ढूंढोगे जो आपको लगता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है आपके लिए। तो सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि आपके फिंगर टिप्स पे पूरी दुनिया की नॉलेज है। तो आपको बस गूगल बाबा से पूछना है और गूगल बाबा आपको सारी चीज़ें ला के बता देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। तो आपको क्या करना है पहले ही बता दे रहा हूँ कि चैप्टर के नोट्स प्रॉपरली कंप्लीट होने चाहिए। कोई भी स्किप नहीं करेगा, कोई भी शॉर्टकट नहीं मारेगा। जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है इस चैप्टर में, अगर आपको लगता है कि हाँ वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था या फिर नॉर्मल भी इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ज़रूरी हो सकता है हमारे लिए, तो उसको ज़रूर आपको लिखना है। ठीक है, और उसके बाद इस चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए, एक्सरसाइज दिया हुआ है, वो एक्सरसाइज भी कंप्लीट करना है। और अगर एक्टिविटी जो दी हुई है एक्सरसाइज के बाद में, वो एक्टिविटी अगर आपसे हो सकता है तो एक्टिविटी ज़रूर करें। एक्टिविटी आप करोगे तो इस चैप्टर के ज़्यादा क्लोज आप अपने आप को फील करोगे। ठीक है, कोई भी चैप्टर के बाद में जो एक्टिविटी दी हुई है अगर पॉसिबल है तो ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपको उस चैप्टर के बारे में ज़्यादा गहरी नॉलेज हो, ज़्यादा उसके साथ में लगाव हो जाए। यही रीज़न है कि लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो ढेर सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने देखा था। उसमें सबसे पहला वाला हमने देखा था फोटोसिंथेसिस वगैरह हो रहा था। फिर उसके बाद हमने देखा था पैरासिटिक प्लांट्स हमने देखे थे। फिर उसके बाद इंसेक्टिवोरस प्लांट्स देखे थे। फिर उसके बाद सेप्रोट्रोपिक प्लांट्स देखे थे। इसके बाद आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, अगर इस वर्ड का मीनिंग आप जान लो, ये सिंपल सा इंग्लिश वर्ड है। इस वर्ड का मीनिंग अगर आप जान लो तो पूरा का पूरा डेफिनेशन आपका क्लियर है। मीनिंग क्या है कि दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट अगर हो और उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, कैसे कैसे डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर? जैसे मान लो मेरे पास में सेब है। सेब मुझे बहुत मतलब मेरे पास सेब बहुत ढेर सारा होता है, बहुत इजीली मेरे पास अवेलेबल होता है। और मान लो आप हो, आपको मान लो कौन सा हम फ्रूट के बारे में बात करें? आम। ठीक है, आम मान लो आपको बहुत ज़्यादा पसंद, आपके पास में ढेर सारा आम है और मेरे पास में ढेर सारा सेब है। ठीक है, अब अगर मुझे आम बहुत पसंद है और आपको सेब बहुत पसंद है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने पास से एक सेब आपको दे दूँगा और आप अपने पास से एक आम मुझे दे दोगे। तो मैं आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा हूँ और आप मेरी ज़रूरत को पूरा कर रहे हो। और चूँकि एक दूसरे से हम आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे के साथ हमें अच्छा सा बर्ताव भी रखना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ में अच्छे से बातें करनी पड़ेंगी, एक दूसरे के काम में आना पड़ेगा। तो एक दूसरे के साथ में जो ये रिलेशनशिप डेवलप हो गया एक दूसरे की ज़रूरत को ख्याल में रखते हुए, इसी रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो वही कह रहा है, एनी एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीशीज पॉपुलेशंस दैट लिव टुगेदर इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लिख देना, रिलेशनशिप। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि कोई भी एक एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीशीज ऑफ पॉपुलेशंस दैट लिव टुगेदर। अगर आप अपनी बात करो, अपने घर के बारे में बात करो, तो आज आपके मम्मी पापा, जब आप छोटे हो तो आज आपके मम्मी पापा पूरी तरीके से आपका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन कल को
जब आप बड़े हो जाओगे, आप पैसे कमाने लगोगे, आपके मम्मी पापा थोड़ा सा रिलेटिवली कमज़ोर हो जाएंगे, थोड़ा सा उनकी एज ज़्यादा होने लगेगी, इतना ज़्यादा एज होने लगेगी कि वो ढंग से काम ही नहीं कर पाएंगे। तो उस सिचुएशन में आपको उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो तालमेल हम दोनों के बीच में बैठा, आपके और आपके मम्मी पापा के बीच में, ये भी एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। बस ये है कि तुरंत तुरंत आप उनके काम में नहीं आ रहे हो, तुरंत तुरंत वो आपके काम में, तुरंत तुरंत आप उनके काम में नहीं आ रहे हो, और तुरंत तुरंत वो अभी सिर्फ और सिर्फ वो आपके काम आ रहे हैं, आप उनके काम नहीं आ रहे हो। बाद में आप उनके काम में आओगे और वो आपके काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है, इस तरह के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक मोड ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये एग्जांपल्स आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कह रहा है सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज़। कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो ट्रीज़ के रूट्स में रहते हैं। द ट्रीज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। अच्छा, ये फंगी की, कौन से फंगी के बारे में बात कर रहा है? इनका नाम है राइजोबियम। इसको लिख लेना एक बार, बुक में दिया हुआ है वैसे, RHIZOBIUM। फंगी की जगह पे आप एक बार राइजोबियम लिख लो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनका नाम है राइजोबियम, दे लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज़। अच्छा, ये करते क्या है राइजोबियम? देखो, राइजोबियम जो है ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है पहले कि जो ट्रीज़ होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन भी चाहिए होता है। लेकिन ट्रीज़ की प्रॉब्लम क्या है कि वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नहीं ले सकते। वो किस फॉर्म में नाइट्रोजन को लेना चाहते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में। ठीक है, जब ये नाइट्रेट के फॉर्म में लेना चाहेंगे नाइट्रोजन को, और राइजोबियम जो है वो नाइट्रेट बना रहा है, लेकिन राइजोबियम की एक प्रॉब्लम है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट तो बना देता है, लेकिन ये खुद का फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता है। तो ये साठगांठ करता है, एक तरीके से एक डील करता है उस पेड़ से कि ऐसा है, आपकी जो नाइट्रोजन की कमी है वो मैं पूरी कर दूंगा नाइट्रेट बना बना के, लेकिन उसके बदले में मुझे फूड चाहिए। तो पेड़ पौधों को भी नाइट्रेट की ज़रूरत है, और नाइट्रेट डायरेक्टली ले नहीं सकते, तो उनके पास और कोई चारा है ही नहीं। तो वो राइजोबियम की ये बात मान लेते हैं। अब बोलते हैं ठीक है, हम तुम्हें फूड प्रोवाइड कर देंगे और शेल्टर प्रोवाइड कर देंगे ताकि तुम हमारे रूट्स में रहो, और तुम बस मुझे नाइट्रेट बना बना के देते रहना। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है, इस तरह के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अच्छा, ये कौन से प्लांट्स के बारे में बात हो रही है? क्या सारे प्लांट्स के साथ में होता है? नहीं। कौन से प्लांट्स के बारे में बात होती है? कुछ ऐसे प्लांट्स, लेगुमिनस प्लांट्स मतलब जो कुछ खास तरह की दालें, एग्जाम्पल चना हो गया, मटर हो गया, उसके बाद में मूंग दाल हो गई। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके रूट्स में ये राइजोबियम पाए जाते हैं। इनके बीच में जो रिलेशनशिप था, उस रिलेशनशिप को क्या बोला जा रहा है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? इन ऑर्गेनिजम्स कॉल लाइकेन्स। ठीक है, ये लाइकेन्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा। अच्छा, हमने एल्गी पढ़ी हुई थी। एल्गी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा था, या फिर उसको बोल सकते हैं कि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता था, जो पिगमेंट ग्रीन कलर का होता है वो। ठीक है, तो एल्गी के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट था। एंड जो फंगस है, अभी अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, या लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एल्गी और फंगी एक दूसरे के साथ में जब रहते हैं और इनको कंबाइंड, इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम? लाइकेन्स। लाइकेन्स क्या होते हैं? एल्गी और फंगी जब एक साथ में रहते हैं, उनको हम एल्गी और फंगी एक साथ ना बोल के हम उनको लाइकेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो एल्गी के पास में क्या है? क्लोरोफिल है। और फंगस क्या है? फंगस क्या करेगा? उसको शेल्टर देगा। ठीक है, एल्गी जो है फूड तैयार करता है, फूड जो है ये फंगस को प्रोवाइड करता है, और फंगस उसके बदले में उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। किसको? एल्गी को।
द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रोवाइड्स फूड विच इट प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि जो एल्गी थी, ALGAE, ये क्या कर रहा था, ये फूड प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन फूड प्रिपेयर करने के लिए इसको क्या चाहिए, इसके पास में क्लोरोफिल तो था, लेकिन इसके साथ में बाकी न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स और वाटर की कमी कौन पूरी कर रहा है, फंगी पूरी कर रहा है। उसके बदले में फंगी को क्या चाहिए था, फंगी को चाहिए था फूड। तो फूड जो तैयार कर रहा था एल्गी, वो फूड फंगी को दे दिया इसने, और उसके बदले में फंगी से बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो ले लिया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी को किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। आप चाहे व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हो, चाहे आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। बाकी किसी को भी कोई भी डाउट हो सकता है, होता है तो आप फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे से पूछना है और एक्सरसाइज ज़रूर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।